तो भाई आज स्टार्ट मैं करना चाहूँगा बैंकिंग। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर है आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10th का। ठीक है, और बैंकिंग क्यों, बैंक क्या, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक माने एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, भाई बैंक ही तो हैं, पर क्यों, हमें ज़रूरत क्या है इन बैंक्स की। बहुत सिंपल है यार, देखो अपने घर में चले जाना, सबसे पूछ लेना, किसी ना किसी के पास अकाउंट जरूर होगा बैंक में, किसी ना किसी के पास, पेरेंट्स के पास तो होता ही होता है, कभी कभी बच्चों के पास भी होता है। ठीक है, उसको माइनर अकाउंट कहते हैं, माइनर और मेजर अकाउंट। 18+ में मेजर अकाउंट, 18 से कम में माइनर अकाउंट। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बच्चों को अकाउंट खुलवाते नहीं देखा है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे खुलवाते हैं। अब भाई अकाउंट खुलवाने की क्या ज़रूरत है, बहुत सिंपल सी बात है यार, ट्रांजैक्शन आसान हो जाता है। अभी जो ऑनलाइन समय आ गया है, इस समय तुम देखो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही हो रहे हैं। हम हर जगह जहाँ पे भी शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, या तो कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या किसी और तरीके से कर रहे हैं, तो मैक्स पेटीएम वगैरह हो गया, तो इसमें भी सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है हमारा। तो बैंक से आसानी से ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, इसलिए बैंक की रिक्वायरमेंट है। अच्छा भाई, बैंक की रिक्वायरमेंट है तो बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो पहले भाई जान ले बैंक हमें अकाउंट क्यों खोलने देगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। बैंक का इसमें क्या फ़ायदा है कि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अकाउंट खुलवा रहे हैं, बहुत आसानी से हमारी लाइफ आसान हो रही है। तो बैंक को इसमें क्या फ़ायदा है, बैंक को इसमें फ़ायदा है मॉनेटरी। मॉनेटरी बोले तो पैसे से रिलेटेड, बैंक को इसमें पैसे से रिलेटेड फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है XYZ कोई भी, ठीक है, आपने उसके अंदर अपना अकाउंट खोला, भाई आप उसके अंदर पैसा रखोगे। ठीक है, अब एक आदमी तो उस बैंक में अकाउंट खोलेगा नहीं, बहुत सारे लोगों ने खोला होगा अकाउंट, तो वो सबके सब अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे। ये पैसा बैंक जो है, ये जो हमने जमा किया है, ये पैसा अमूमन बैंक लेंडिंग पे लगा देता है। लेंडिंग बोले तो ये इसको जो है लोन्स पे देता है। भाई जैसे हमसे इसने पैसा लिया, वैसे इसने लोन पे आगे दे दिया। तो भाई इसने मान लो हमको कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, भाई हमने वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाया तो हमको कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, और इसने उससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट में आगे लोन दे दिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने जो ये हमको जो दे रहा है वो 5% है, और ये जो दूसरों से ले रहा है वो 10% है, तो 5% जो बच रहा है वो इसका हो गया। इसकी वजह से ये सारा खेल है, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो बैंकिंग का है वो इसलिए है। भाई बैंक को भी पैसा कमाना है तो वो इस तरीके से पैसा कमाएगा, हमसे लेगा और किसी और को दे देगा, और उससे पैसा लेके फिर हमको भी देगा और अपने पास भी कुछ रख लेगा। ये तरीका है, ये पूरा प्रोसेस है बैंकिंग का। अब इस बैंकिंग के प्रोसेस को समझने के लिए जरा हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ बैंक अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। भाई बैंकिंग के अंदर हम कौन कौन से बैंक्स के अंदर हम कौन कौन से अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। भाई पहला सबसे बेसिक अकाउंट है हमारा सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स बैंक अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो अमूमन नौकरी पेशा होते हैं, बहुत ही नॉर्मल से लाइफ होती है, भाई सैलरीड पर्सन्स होते हैं, उनके अपने अकाउंट में पैसा आता है और वो यहाँ से अपने ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर खास बात क्या है इस अकाउंट के अंदर, कि इसमें जो है बैंक आपसे पैसा नहीं लेता है बल्कि आपको पैसा देता है। ठीक है, कि ये वही वाला अकाउंट है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। भाई आपने जाके पैसा अकाउंट में जमा कराया, आपके पास सैलरी से पैसा आया बैंक अकाउंट में, तो बैंक जो है अमूमन तुम्हें पता नहीं चलता है, पर वो बैंक जो है बहुत सारा अमाउंट लोन पे देता रहता है, तो उससे तुम्हारे पास जो है पैसा कुछ ना कुछ जो है आता है बैंक से। साल में 6 महीने में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बैंक देता रहता है। तो ये हो गया सेविंग्स अकाउंट, जो अमूमन बहुत बेसिक सा अकाउंट है, हर कोई खुलवाता है इसको। ठीक है, अकाउंट होता ही होता है सेविंग्स। दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये सैलरीड पर्सन्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये अमूमन उनके लिए है करंट बैंक अकाउंट, ये उनके लिए है जो बिजनेस वगैरह करते हैं, जिनके ट्रांजैक्शंस दिन में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा जा रहा है, उनके लिए होता है। यहाँ पे वो पैसा बैंक आपसे लेता है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है इसमें, इस करंट अकाउंट। भाई बिजनेस कर रहे हो तो तमाम तरीके के काम होते हैं बैंक से, तो वो सारी की सारी सर्विसेज बैंक आपको प्रोवाइड करता है कुछ मिनिमम अमाउंट लेके। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। फिर आ जाता है तुम्हारा तीसरा फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट बोले तो फिक्स्ड बैंक अकाउंट का मतलब सिस्टम क्या है, भाई आपने क्या किया, आप चाहते हैं कि भाई मैं 10 साल के लिए इतना पैसा जमा कर दूं अपने बैंक अकाउंट में, और मुझे थोड़ा सा बढ़ के या इतने % बढ़ के मुझे मिल जाए। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए जमा किया और मैं चाहता हूं मुझे 1,20,000 वापस मिल जाए, या 1.5 लाख वापस मिल जाए, जो भी रकम है आपको वापस मिल जाए। तो आप क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं उस पैसे को। आपने वो पैसा लिया, अपने अकाउंट में अपने फिक्स कर दिया, और वो विद इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाता है बैंक से। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड अकाउंट। अब ये मैंने साइड में लिखा है और बीच में एक और अकाउंट लिख दिया है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है बैंकिंग के। ठीक है, जो हमें पढ़ना है आईसीएससी में। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट है तो पैसा जमा करने वाला है,
अब इसमें बात यह है कि बैंक लेगा कि देगा, इसमें बैंक देता है पैसा, ठीक है। डिपॉजिट अकाउंट में पैसा आपको मिलता है, फिक्स्ड में भी मिलता है, सेविंग्स में मिलता है, सिर्फ करंट में बैंक आपसे लेता है, ठीक है। यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, फिक्स्ड की तरह ही कुछ कॉन्सेप्ट है, बस पैसा फिक्स्ड नहीं है, आप हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट जमा करते रहते हैं। और वो आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आप 1 लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख रुपए नहीं बचा पा रहे हो, आप महीने का अपना मान लो 5,000 बचा रहे हो, 2,000 बचा रहे हो, 10,000 बचा रहे हो, 5 कुछ भी बचा रहे हो, आप कुछ मिनिमम अमाउंट आप सेव कर रहे हो, तो वो पैसा आप महीने दर महीने अकाउंट में जमा करते रहो। फिर आप साल भर बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, यहाँ पे महीनों में काउंटिंग होती है, ठीक है। कितने मंथ्स के बाद आप पैसा निकालना चाहते हो, वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के, कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा ज़्यादा मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। हमें यही पढ़ना है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें सारा का सारा काम मंथ्स में होता है, ठीक है। देखो भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, दो बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट का, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है हमारा जो हमारा मेच्योर होकर हमें वैल्यू मिलेगी। इंटरेस्ट कितना होगा देख लेते हैं भाई, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, P इंटू n+1 2 इंटू 12 इंटू R/100, ये फॉर्मूला है भाई। तो ये हमारा जो है इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है भाई। जितने भी समय के लिए आपने पैसा जमा किया है तो उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के आपको पैसे का इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसमें P क्या है, जो आप पर महीने पेमेंट या प्रिंसिपल आप जमा करने वाले हो, ये वो P है, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, कितने महीने के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो, तो N इंटू N+1। मैंने अगर 12 महीने के लिए जमा कर रहे हो तो 12 इंटू 12+1 13, 12 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, तो कॉन्स्टेंट सी नंबर्स हैं। और यहाँ पे रेट परसेंट, भाई कितने परसेंट आपको बैंक दे रहा है, 5%, 10%, 15%, 6%, 8%, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ये रेट परसेंट की बात हो रही है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट परसेंट है, ये नंबर ऑफ मंथ्स है, सिंपल है। इसके बाद तुम्हारा आता है मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू मतलब वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट प्लस जो तुमने सम डिपॉजिट किया है। भाई ये तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलने वाला सम पे, जो भी तुम डिपॉजिट कर रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल तुम 1,000 रुपये जमा कर रहे हो, ₹1000 यू आर डिपॉजिटिंग इन योर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। अब हर महीने अगर तुम 1,000 रुपये जमा कर रहे हो फॉर 12 मंथ्स, आप 12 महीने के लिए 1,000 रुपये जमा कर रहे हो, और रेट परसेंट तुम्हें दे रखा है 10 का। मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक छोटी सी बात ले ली है, ठीक है। तो ये कैसे भाई, क्या क्या चीज़ें होंगी, पहले तो हमें इसका इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए, जो भी आ रहा है इसमें वैल्यूज रख के हमें इसका इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए, प्लस इंटरेस्ट के अलावा जो तुमने 1,000 रुपये 12 महीने के लिए जमा किए वो भी तो लिखना पड़ेगा, जो तुम सम डिपॉजिट कर रहे हो इंटरेस्ट के अलावा वो भी तो लिखना पड़ेगा। वो कितना है भाई, 1,000 रुपये 12 महीने के लिए जमा करो तो 1,000 इंटू 12 माने P इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, इसको हम क्या कहते हैं, सम डिपॉजिटेड, सम डिपॉजिटेड, और प्लस ये हमारा इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है वो भी हमने ऐड कर दिया। तो ये वो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है, क्या हो जाती है, मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है। मैच्योरिटी वैल्यू बोले तो मैच्योरिटी वैल्यू वो हमें मिलती है, वो पैसा जो हमें, जो अमाउंट जो हमें मिलता है, जितने भी समय के लिए हमने वो रिकरिंग डिपॉजिट खोला था, 10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, जो उस समय, उस टाइम पीरियड के बाद जो पैसा हमें वापस मिल जाता है विद इंटरेस्ट, उसको हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। सिंपल है, ये दोनों फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए सवाल लगाने के लिए। बहुत ही सादा सा टॉपिक है बैंकिंग, ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मैंने बेसिक्स बता ही दिया है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले के साथ बहुत आसानी से हम लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, लगभग क्या सारे ही क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। देखो समझो 3 नंबर का एक सवाल आता है बोर्ड्स में, इसका 3 नंबर का एक सवाल, इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक भी बहुत आसान है, ठीक है। कम ही क्वेश्चंस लगाऊंगा इस पे, और कोशिश करना कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मोहन है, कोई साहब है मोहन, जिन्होंने 800 रुपये महीना डिपॉजिट किया, किसमें, आरडी अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में उन्होंने 800 रुपये महीना जमा किया। वो कितने समय के लिए किया, 6 साल के लिए किया। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, ये हमारा एन हो गया। अब एन ये ईयर्स में दे रखा है, हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और मैच्योरिटी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जब आर की वैल्यू ये दे रखी,
देखिए भाई फॉर्मूला वो सामने दे रखा है हमें, ठीक है। हम सीधे सीधे मैच्योरिटी वैल्यू की तरफ मूव ना करते हुए पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आई निकाल लेते हैं भाई। इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट का भाई फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू एन कितना हो जाएगा भाई? 6 ईयर्स है तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने जाएंगे? 6 इंटू 12 72 और n+1 मतलब 73 अपॉन 2 इंटू 12 माने 24 इंटू r/100 मतलब 6/100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। अब क्लास 10th में आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। ये सवालों में प्रैक्टिस, इसको ऐसा मत समझ के छोड़ देना यार इसमें क्या है यार, 2 फॉर्मूले फटाफट हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस जरूरी बेटा। इसमें अगर ये कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज दे दी तो सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करो उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, ये इसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसने जो पैसा जमा किया है 6 सालों के लिए 800 रुपये पर महीने के हिसाब से, जो सम डिपॉजिटेड हमें निकालना है वो भी निकाल लेते हैं एक दफ़ा। सम डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा भाई? सम डिपॉजिटेड हो जाएगा 800 इंटू 6 इंटू 12 72। ये कितना हो जाएगा भाई? ठीक है। अब इंटरेस्ट प्लस सम डिपॉजिटेड हम ऐड कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है वो हो जाएगी इंटरेस्ट प्लस सम डिपॉजिटेड। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 57600 10512, इन दोनों की वैल्यूज हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल खत्म भाई, बस इतना ही करना था। आगे बढ़े तो भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कोई नायर साहब हैं, उनको 6455 रुपीज़ मिलता है एट द एंड ऑफ अ ईयर। एक साल के बाद उनको मिलता है। टाइम कितना है? ईयर है, अ ईयर। और इतना पैसा मिल रहा है तो ये कितना हो गया? इनकी मैच्योरिटी वैल्यू हो गई, ठीक है। एट रेट 14% पर एनम, ये आर की वैल्यू हो गई। आरडी अकाउंट दे रखा है। फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट बोले तो हमें टाइम नहीं बताना, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। ये प्रिंसिपल हमें कितना हर महीने वो कितना जमा कर रहे थे इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो भाई देखते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसको पी इंटू एन के साथ ऐड करके फिर ये इस वाली इक्वेशन में हमें पुट करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं ज़रा। देखो भाई सबसे पहले तो हम इनका सम डिपॉजिटेड निकाल लेते हैं। उससे पहले हम लिख देते हैं लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी एक्स। हमने मंथली इंस्टॉलमेंट हमने एक्स मान ली, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। हमने मंथली इंस्टॉलमेंट उनकी एक्स मान ली। देयरफॉर सम डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा भाई? वो 1 साल के लिए है, मैंने बताया मंथली होता है जो भी काम होता है। तो 12 इंटू एक्स, पी इंटू एन होता है सम डिपॉजिटेड। प्रिंसिपल हमने एक्स माना है, नंबर ऑफ जो मंथ्स है वो एन है, एक्स है, वो 12 है। मैंने 12 इंटू एक्स कर दिया, 12x वैल्यू आ गई, ठीक है। इतना सम डिपॉजिटेड है रुपीज़ 12x। इसके अलावा मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने वो इसको x माना है, मैच्योरिटी वैल्यू को x माना है, तो भाई इसका जरा वो भी निकाल लेते हैं हम। सॉरी, मंथली इंस्टॉलमेंट को x माना है तो इसका इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं एक दफ़ा हम। इंटरेस्ट क्या कह रहा है भाई? x इंटू एन कितना हो जाएगा? 12 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट कितना है? 14 अपॉन 100। ये हो जाएगा भाई 1x, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, वो हमें गिवन है, तो हम लिख देते हैं भाई इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वी नो दैट MV इज इक्वल टू सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। सम डिपॉजिट हमने अभी निकाला है 12x है, इंटरेस्ट हमने अभी निकाला है 0.91x है, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है भाई? 6455, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6455। इन दोनों को जोड़ देंगे, नीचे भेज देंगे तो 12.91। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है डिवीजन, ये इतना आसान नहीं है। इस पर मेहनत करो भाई। डिवीजन कैसे करेंगे, तरीका छोटा सा बता दो, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है तुम्हें। इसका तरीका छोटा सा देख लो भाई। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन है तो कैसे करेंगे। ये डेसिमल हटा दो यहाँ से,
2 डेसिमल प्लेसेस ऊपर यहाँ पे 0 2 लगा दो, फिर सिंपल डिवाइड कर लो। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है तो, नहीं होता है सब आसानी से डिवाइड हो जा रहा है तो कर लो, ठीक है। अब इस केस में जैसे हमने ये हटा दिया है 1291 और ऊपर कितना आ गया 6455। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2-3 दफ़ा डिवाइड करके देख लो, देख लेते हैं भाई इसका आंसर कितना आता है, 500 रुपये। ये इसका आंसर आ रहा है भाई, सिंपल है, सवाल फिनिश। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राज साहब हैं, उनके पास आरडी अकाउंट है या था और उन्होंने 600 रुपये महीना डिपॉजिट किया था। पी की वैल्यू दे रखी है, 600 रुपये महीना डिपॉजिट किया था और मैच्योरिटी वैल्यू जो उनको मिली है वो 24930 मिली है। रेट परसेंट 10% था। फाइंड टाइम इन ईयर्स फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड। ये क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक है, ये क्वेश्चन हल नहीं होता बोर्ड में भी, ये दिक्कत कर देता है। मैं बता रहा हूँ फिर से, आई रिपीट, ये क्वेश्चन हल नहीं होता है बोर्ड में। क्यों? क्योंकि ये एंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ देता है। पॉलिनोमियल से आपने पढ़ रखा है, फैक्टराइजेशन करने के लिए इक्वेशन छोड़ देता है। अभी आप लोग आगे भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं भी पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि पहले तो उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो एन की वैल्यू निकालने के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या करना है। पहले जरा देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने वाला है। देखिए भाई हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, हमें पी की वैल्यू दे रखी है और हमें एम वी दे रखा है और हमें आर दे रखा है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे भाई। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यार, पी की वैल्यू 600 दे रखी है, इनटू हमें टाइम निकालना है, नंबर ऑफ मंथ ईयर्स में निकालना है, वो तो पहले मंथ्स निकाल लेते फिर 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, n इंटू n प्लस 1 एज इट इज़ रहने दो, ये 24 लिख लो। इधर रेट कितना है भाई 10/100, इस तरीके से कुछ बात बन जाएगी। ये भी कट गया भाई है। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार यहाँ पे से 60 और काट देते हैं, 10 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 2 ज़ा कितना हो गया भाई 5n प्लस 1/2। ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब जरा इसका सम डिपॉजिट भी निकाल लेते हैं। सम डिपॉजिट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 600 दे रखा है, 600 इंटू टाइम हम एन ही मान लेते हैं। इसको लिख भी लो चाहो तो, लेट द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, लेट दैट नंबर बी n। इसको हमने मान लिया है 600 इंटू n, ये हमें नहीं गिवन है। तो ये अब ये दोनों ऐड होके ही इसकी मेच्योरिटी वैल्यू के बराबर हो रहा है। ये MV दे रखा है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसके अंदर जो है पिछली बार में तुम्हें कुछ और निकालना है, इस बार तुम्हें टाइम निकालना है, n निकालना है, ठीक है। लिख लेते हैं भाई जरा, MV इज इक्वल टू SD प्लस I। SD कितना है भाई 600n प्लस 5n n प्लस 1/2 और MV की वैल्यू कितनी है 24930। ठीक है भाई, कैसे कैलकुलेट किया जाए भाई इसको, भाई इसको कायदे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। देखिए भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इधर सॉल्व करके देखते हैं भाई। इसको जब हमने यहाँ से इधर उठा के सॉल्व किया तो मैंने क्या किया भाई, फ्रैक्शन में ले लिया इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया, 2 उठा के ऊपर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको उधर बुला लिया, ये इक्वेशन ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि ये अभी भी इसको और हम और छोटी कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे भाई। 5 से डिवाइड करके इक्वेशन कैसी हो जाएगी भाई, n² प्लस 5 2 ज़ा 10, फिर 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5 9 माइनस 5 9 ज़ा 45 48 5 9 ज़ा 45 6 7 35 2 ज़ा 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब यार यहाँ पे मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ, जब ये इक्वेशन यहाँ पहुँच जाएगी और हमें n की वैल्यू ही निकालनी है, हमें टाइम इन ईयर्स निकालना है, n निकालेंगे फिर 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये यहाँ पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन अटक जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मेरी राय मानना तो इसको यहाँ तक सॉल्व करके, अगर ये क्वेश्चन कुछ टेढ़ा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में, तो आगे बढ़ जाना, वहाँ पे समय मत बर्बाद करना बोर्ड्स में या एग्जाम्स में, अमूमन इसमें समय मत बर्बाद करना, इसको बाद में आके ही करना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो उसको आगे सॉल्व करके देखते हैं भाई। तो भाई इसके बाद जो है हमने क्या किया है, इसको जो है 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया है, जो हम लोग अमूमन पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस में करते आए हैं। जो ट्राइनोमियल से क्वेश्चंस होते थे उसमें बीच वाले को फैक्टराइज करते वक्त हम 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देते थे, हमने इन दोनों टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। इस क्वेश्चन में ये करना मुश्किल है, आई रिपीट, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये करना मुश्किल है, ठीक है।
277 माइनस 36, मैंने इन दोनों फैक्टर्स में इसको जो है तोड़ दिया। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो n प्लस 277 माइनस 36, यहाँ पे भी n प्लस 277 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मुझे आता है, बाकी क्वेश्चन में करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल है। और n प्लस 277 हमने कॉमन ले लिया, इधर आ गया n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक बार n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 277, एक बार n की वैल्यू आ जाएगी 36, जब बराबर बराबर 0 के रखेंगे। ठीक है, माइनस 277 टाइम की वैल्यू हो नहीं सकती, तो यानी कि ये नहीं लेंगे, हम ये वाली वैल्यू लेने वाले हैं। अब अगर n की वैल्यू 36 मंथ्स है, ठीक है, तो टोटल जो ईयर्स में हो जाएगा वो 12 से डिवाइड करके 3 ईयर्स हो जाएगा। तो यार जो n निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 36/12, दैट इज 3 ईयर्स। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग में, बहुत ज़्यादा समय मत बर्बाद करना की। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस करना और ज़्यादा समय मत बर्बाद करना इस टॉपिक पे। ठीक है, आई थिंक ये अंडरस्टैंडेबल है, नहीं है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू इलैबोरेट मोर एंड होप दैट हेल्प्स।